तूने तफरी के सामान को क्यों किया दागदार। बिलावल जरदारी साहब ने सानिया मरी पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद तहकीकात के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी भी तश्कील दी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक चूहा किसान के घर में बिल बनाकर रहता था। एक दिन चूहे ने देखा कि किसान और उसकी बेगम एक थैले से कुछ निकाल रहे हैं। चूहे ने सोचा कि शायद इस थैले में कुछ खाने का सामान हो। खूब गौर से देखने पर उसने देखा कि वो एक चूहेदानी थी। अब खतरा महसूस करने पर चूहे ने घर के पीछे जाकर कबूतर को ये बात बताई कि घर में चूहेदानी आ गई है। कबूतर ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि मुझे इससे क्या लेना देना, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझे कौन सा उसमें फंसना है। अच्छा, मायूस चूहा ये बात मुर्ग को बताने गया। मुर्ग ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा कि जा भाई, ये मेरा मसला नहीं है। अच्छा, चूहे ने जाकर फिर बकरे को बात बताई, जिसे सुनकर बकरा भी हंसते हंसते कहने लगे कि जाओ मियाँ, ये मेरा मसला तो है नहीं। अच्छा, उसी रात चूहेदानी में खटक की आवाज़ हुई जिसमें एक जहरीला सांप फंस गया। अंधेरे में उसकी दुम को चूहा समझकर किसान की बेगम जब उसे निकालने लगी तो सांप ने उसे डस लिया। अब तबीयत बिगड़ने पर किसान ने हकीम को बुलवाया, जिसने किसान की बेगम को कबूतर का सूप पिलाने का मशवरा दिया। अब कबूतर अभी बर्तन में उबल ही रहा था कि खबर सुनकर किसान के कुछ रिश्तेदार इयादत को आ पहुंचे, जिनके खाने के इंतजाम के लिए अगले दिन मुर्ग को भी ज़िबा कर दिया गया। अब कुछ दिनों के बाद किसान की बेगम मर गई, जिसके जनाजे और ताज़ियत पर आने वालों को खाना खिलाने के लिए बकरा काटने के अलावा अब कोई चारा ही नहीं था। और जबकि इस सब कहानी के दौरान चूहा कब का दूर जा चुका था और जिसने मजाक उड़ाया उन सब के साथ क्या हुआ आपने कहानी में सुन लिया। अब ये कहानी बहुत सादा है, लेकिन इससे हासिल होने वाला सबक बहुत गहरा है। दरअसल इसमें कीमती नसीहत की जो बात है ना, वो ये है कि अगली बार अगर आपका कोई जानने वाला दोस्त रिश्तेदार आपको अपना मसला बताए और आपको लगे कि ये मसला मेरा नहीं है भाई तेरा है, तो फिर भी एक लम्हे के लिए ज़रा रुक कर दोबारा सोचिए कि कहीं ये मसला हम सबका तो नहीं है, हम सब तो खतरे में नहीं है। क्योंकि अगर समाज का एक हिस्सा, एक तबका या एक शहरी भी खतरे में है तो यकीनन पूरा मुल्क खतरे में है। सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रहें और दूसरों का भी एहसास ना करें तो गलत बात हो गई ना, क्योंकि पड़ोस में लगी जो आग है ये आपके घर तक भी पहुंच सकती है। आप ये ना समझें कि आप दूसरों का एहसास नहीं करेंगे, आपको सिर्फ अपनी पड़ी रहे, आप दूसरों का भी एहसास करें। अब जैसे मरी में पड़ी जो बर्फ़ है, उसके नीचे हंसते बसते घरानों की खुशियां दब गईं। 22 अफराद रास्ते बंद होने की वजह से गाड़ियों में दम तोड़ गए। ये बहुत बड़ा साने है, ये बहुत बड़ा साने है। लेकिन अफसोस इस बात का कि अपोजिशन हुकूमत इस सानहे को भी अपना मसला ही नहीं समझ रही, बल्कि एक दूसरे का मसला बताकर इस पर भी सियासत कर रही है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। अब इतना बड़ा सानहा हो गया, लेकिन हमारे रहबरों का यहाँ भी सियासत चमकाने का इरादा। क्या क़यामत गुजरी होगी उन सयाहों पर जिन्होंने सर्द हवाओं के झोंकों से बचने के लिए अपने आप को गाड़ियों में कैद कर लिया, गाड़ियों के शीशे बंद कर दिए ताकि जो ठंडी हवा है, वो जो लहरें हैं, वो उससे खुद को, अपने प्यारों को महफूज कर सकें। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनका ऐसा करना उन्हें महफूज नहीं बना रहा बल्कि गैर महफूज कर रहा है, उन्हें मौत की वादी की जानिब धकेल रहा है। अच्छा, इन सयाहों की जान की बाजी हारने की वजह सांस का रुकना, दिल का बंद होना बताया जा रहा है। अब हलाकतों की वजह कार्बन मोनोऑक्साइड के सबब दम घुटना भी बताई जा रही है। अगर ये अंदाज़ा सही है तो हम ये कह सकते हैं ना कि जिस सयाहों ने सर्दी से बचने के लिए गाड़ियों में बैठकर उसके शीशे बंद कर लिए और गाड़ियों का हीटर ऑन कर लिए, सख्त सर्दी में हीटर की गर्माइश मिली तो सारे नींद की वादी में उतर दे गए। अब जारी बात है, बार इतनी ठंड थी, बर्फ़ थी, हर बंदे को इतना नहीं पता होता, साइंस नहीं पता होती कि अगर हम हीटर चला लेंगे बर्फ़ से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए, बच्चों को ठंड लग रही है तो उसके बाद हमारे साथ क्या होगा। उन्होंने हीटर चला लिया बगैर सोचे कि इसके बाद क्या होगा। अब इस दौरान जो है बर्फ़ भी गाड़ियों पर पड़ती रही, उसने गाड़ियों को चारों तरफ से ढांप दिया, हवा की निकासी का रास्ता बंद हो गया, अंदर हीटर ऑन थे, गाड़ियों में शीशे बंद हो गए, गाड़ियों के ऑक्सीजन खत्म हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पैदा हुई, जिसकी वजह से लोगों का दम घुट गया, उनके धड़कते दिल हमेशा के लिए खामोश हो गए। अच्छा, सानिया पेशावर के बाद ये सानिया एक बहुत बड़ा सानिया, ये एक कौमी सानिया है, लेकिन इस पर भी हमारे जो रहबर हैं, सो कॉल्ड एक दूसरे को कोसने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब इस तरह के वाक़यात के बाद तो बड़े से बड़े दुश्मन भी सारे गिले शिकवे शिकायतें भूल कर वक्ती तौर पे सही लेकिन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जैसा आपको याद होगा, नून लीग के दौर में सानिया पेशावर हुआ था, लेकिन तहरीक इंसाफ समेत किसी भी जमात ने सियासत नहीं चमकाई थी, ना ही नून लीग पर इल्ज़ाम तराशी की थी, बल्कि कौम इकट्ठी हो गई थी।
हुकूमत और अपोजिशन ने आपस के इख्तिलाफात भुलाकर मुतासरीन के ज़ख्मों पे मरहम रखा था, लेकिन ये सानिया मरी पर नफ़रतें बांटी जा रही हैं। आवाम को ये बताया जा रहा है कि कौन सा रहनुमा उनका खैर ख्वाह है और कौन सा उनके साथ मुखलिस नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि लाशों पर सियासत करने का सिलसिला जारी है इस वक्त, तो गलत नहीं होगा। लाशों पर सियासत हो रही है। मरी तो सियाहत का मुकाम है, जहाँ लोग तफरी करने जाते हैं। मरी का दामन खुशियों से भरा हुआ है, जहाँ लोग आते हैं और ढेरों खुशियाँ समेट कर वापस अपने घरों को चले जाते हैं। ये जो 22 अफराद हैं, ये भी मरी में खुशियाँ समेटने आए थे ना, लेकिन मौत ने उन्हें समेट लिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उन अफराद पर जो टूटने वाली क़यामत थी उसका जिक्र कर सकूँ। क्या उनकी हालत होगी उस टाइम पे, क्या कुछ वो करना नहीं चाह रहे होंगे, कैसे खुद को बचाना नहीं चाह रहे होंगे, लेकिन जान की बाजी हार गए। अब उनके लिए दुआए मगफिरत की जा सकती है, और मैं दुआ कि अल्लाह पाक मरहुमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। इस अलमनाक सानहे पर मैं सानहे में जान की बाजी हारने वालों के नाम एक नज़म पढ़ना चाहूँगी। नज़म के अशार कुछ यूँ हैं। ए मलका कोहसार, ए मलका कोहसार, तू थी सयाहों के लिए तफरी की बहार। तुझसे ना थी ऐसी उम्मीद, ना थे ऐसे आसार। तूने इंसानी जानों का क्यों किया व्यापार। तूने कई घरों को छोड़ा है सोगवार। अपने खुले मैदानों में मक्तल का सजाया क्यों बाजार। बता मलका कोहसार, बता मलका कोहसार, तू इतनी क्यों थी इंसानों से बेजार। तूने तो मकतूलों के लवाहिकीन का जीना कर दिया दुश्वार। ए मलका कोहसार, ए मलका कोहसार। हुक्मरान और ऑपोजिशन तो ठहरे ज़हनी बीमार। सियासत चमकाने के लिए रहते हैं ये हर वक्त बेकरार। बेहिस रहबरों की सोच है बेकार। लेकिन ए मलका कोहसार, तूने क्यों की दुखों की बौछार। अलमनाक सानहे पर आंसू क्यों बहे बेशुमार। ए मलका कोहसार, ए मलका कोहसार, तूने तफरी के सामान को क्यों किया दागदार। तेरी पनाह में सर्द लहरों ने किया जिन्हें मौत पर सवार। ऐसी सूरत हाल में तेरा कैसे करूं एतबार। ए मलका कोहसार, ए मलका कोहसार। नाज़िन, जो नज़म मैंने अभी अभी सुनाई, इसमें मेरा पैगाम रहबरों के नाम है, जो इस दर्दनाक वाक़ये पर लवाहिकीन के साथ खड़े होने के बजाय एक दूसरे पर अभी भी इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, सियासत चमका रहे हैं। ये सब बताने का मकसद इतना कि यहाँ लोगों की पूरी दुनिया उजड़ गई, लेकिन ये जो हमारे सियासतदान हैं, हमारे रहबर हैं, अपनी सियासत संवारने पर पूरा जोर लगा रहे हैं। समझ नहीं आती कि मैं सानहे पर नोहा पढ़ूँ या फिर हमारे जो रहबर हैं उनके रवैये पर मातम करूँ। अच्छा, अपोजिशन ने इस पर सियासत चमकाने का सिलसिला शुरू तब किया जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का बयान सामने आया, और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपने बयान में क्या कहा कि जी मरी के रस्ते में सयाहों की अलमनाक अमात पर वो नहायत बेचैन है, और उन्होंने ये भी कहा कि इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया खातिर ख्वाह तैयार नहीं थी और गैर मामूली बर्फ़बारी और जो मौसमी हालात हैं उनको जाने बगैर लोगों की जो बड़ी तादाद है उन्होंने मरी का रुख किया। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सानहे पर तहकीकात का भी हुक्म दिया, लेकिन उनके इस बयान को अपोजिशन ने तनकीद का निशाना बनाया और ये नुक्ता उठाया कि वज़ीर-ए-आज़म इस वाक़ये पर अपनी नाअहली छुपाने के लिए सारा इल्ज़ाम सयाहों को दे रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म के साथ उस्मान बुज़दार पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, क्योंकि वो इस दौरान मीटिंग में थे जहां वो बल्दियाती इलेक्शन समेत जो दीगर मामलात थे उसका जायज़ा ले रहे थे। अपोजिशन का कहना है कि जी मरी में क़यामत टूट गई और यहाँ वज़ीर आला पंजाब को मीटिंग्स करने से फुर्सत नहीं मिली। अच्छा, पीपल्स नून लीग ने रिवायती सियासत को बरकरार रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म और उनकी हुकूमत पर तनकीद के खूब नश्तर बरसाए, गोले बरसाए। शाज़िया मरी, राना सनाउल्लाह साहब और ये जो मरियम औरंगज़ेब साहब का क्लिप है, तीनों का ज़रा क्लिप इकट्ठा चला दीजिएगा। जी सुना आपने, शाज़िया मरी फवाद चौधरी के उस बयान को आड़े हाथों ले रही हैं जिसमें फवाद ने क्या कहा था कि जी मरी की सड़कों पर लाखों की तादाद में गाड़ियाँ इस बात का सबूत है कि जी मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है, लेकिन फवाद को ये नहीं मालूम था कि उनका ये बयान उनके गले पड़ जाएगा। शाज़िया मरी इस सानहे को हुकूमत की नाअहली करार दे रही हैं और यही बात राना सनाउल्लाह साहब भी कर रहे हैं। राना साहब के कहने का मतलब ये है कि जी हुकूमत मरी में 1 लाख गाड़ियों के दाखिले पर खुश तो बहुत थी, लेकिन वो इस खुशी में ये भूल बैठी थी कि इन गाड़ियों का इनखला भी कराना हुकूमत का ही काम है। लेकिन इस नाअहल टोले ने गाड़ियों के इनखला के लिए कोई इकदाम नहीं किए थे। अच्छा, राना साहब ने वाक़ये का जो मुकदमा है नाअहल हुक्मरानों के खिलाफ दर्ज करवाने का मुतालिबा किया है। अच्छा, मरियम औरंगज़ेब साहिबा वो भी इस वाक़ये का सारा मलबा हुकूमत पर डाल रही हैं, यानी सियासी क़यादत ने सानहे पर कम और हुकूमत पर ज़्यादा सवाल उठा दिए हैं। लेकिन असल मायनों में जिसने अवाम के ज़ख्मों पर मरहम रखा है
वो है हमारी पाक फ़ौज, जिसने लोगों को महफूज जगहों पे मुंतकिल करवाया। ये वही पाक फ़ौज है जिस पर अपोजिशन तनकीद करती रही। ये वही पाक फ़ौज है जिसके बारे में तरह तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ की गई। लेकिन इसी पाक फ़ौज के बहादुर जवानों ने मरी में आकर लोगों को रेस्क्यू किया, लेकिन सियासी रहबर सिर्फ उलझने में लगे रहे। अब ऐसी मनफी सियासत के आलम में ये सवाल उठ रहा है कि इमरान खान साहब सियाहत के शोबे की फ़रोग की बात करते हैं, लेकिन क्या ऐसे वाक़यात और ख़ासतौर पे जो ऐसी सियासत है, इसके बाद क्या लोगों का भरोसा टूरिज़्म पर कम नहीं हो जाएगा? लेकिन हमारे सियासतदानों को शायद इससे कोई लेना देना नहीं है। उनको गर्ज है तो किसको डील मिलेगी इस बात से है, या किसको ढील मिल रही है इस बात से गर्ज है। उन्हें मतलब है तो सिर्फ इस बात से कि फ़ॉरेन फंडिंग में कौन बाहर होगा और किसकी महफूज रहेगी। उन्हें फ़िक्र है तो शायद इतनी कि उनके मुखालिफिन ने क्या कुछ किया और क्या नहीं किया। अब सिंध और विफाक में झगड़ा जो है वो हल नहीं हो रहा है, और असद उमर साहब सिंध हुकूमत से बाकायदा पूछ रहे हैं कि जो अरबों रुपए के फंड्स मिले थे वो किधर गए हैं। ज़रा असद उमर साहब का क्लिप चलाइएगा। सुना आपने असद उमर साहब को, हुकूमत की अपनी कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगे हुए हैं। महंगाई, बेरोज़गारी की इंतहा नहीं, और इसी महंगाई ने वफाकी हुकूमत को सियासी तौर पे बहुत नुकसान भी पहुंचाया। हुकूमत तो खुद कहती है कि आने वाले जो 3 महीने उसमें अगर महंगाई पर कंट्रोल नहीं किया गया तो हुकूमत को अगले इलेक्शन में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वफाकी हुकूमत ये समझती है कि सिंध में दीगर सूबों से ज़्यादा मसाइल हैं। इन मसाइल को अगर हल ना किया जाए, और इनको हल ना करने की जो वजह है उससे वफाक की साख जो है वो ख़राब हो रही है, इमेज ख़राब हो रहा है। और यही वजह है कि असद उमर सिंध हुकूमत को निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं जी कि सिंध हुकूमत ने मकामी हुकूमत को मफलूज कर दिया और मकामी हुकूमत के सारे इख्तियारात सिंध हुकूमत ने अपने कब्जे में ले लिए। अच्छा, वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत से एक सवाल पूछ रही है कि कराची से जो पैसा इकट्ठा होता है और इसके अलावा जो दीगर टैक्सेस से सिंध हुकूमत पैसा इकट्ठा करती है वो सिंध की आवाम पर क्यों नहीं लग रहा। अब जहां वफाकी हुकूमत कराची को खुद मुख्त चाहती है, तो वहीं पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब हुकूमत पर तंज के तीर बरसाते हुए कहते हैं कि वफाकी हुकूमत तो पंजाब में स्मोक का इल्ज़ाम भी वज़ीर आला सिंध पर लगा देती है। ज़रा सुनिएगा शाह साहब क्या फरमा रहे हैं। जी सुना आपने नासिर हुसैन शाह साहब को, उनकी बातों से लग रहा है कि वो हुकूमत की बातों को संजीदा ही नहीं ले रहे, सीरियस ही नहीं ले रहे, क्योंकि उनके बकौल हुकूमत ने कभी संजीदा बात की ही नहीं है। और पीपल्स पार्टी के नज़दीक वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत पर इसीलिए इल्ज़ाम लगा रही है ताकि वो अपनी नाअहलियों से अवाम की तवज्जो हटा सकें। अब नाज़रीन, सिंध की सियासत में जमात इस्लामी का भी एक अहम किरदार है, और ये कैसे हो सकता है कि जब मामला सिंध का हो और जमात इस्लामी अपनी राय का इजहार ना करे। अब जहाँ तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी बाकायदा एक दूसरे को की जो कमज़ोरियाँ हैं उन पर एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रही हैं, तो वहीं पर जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम सिंध के बल्दियाती एड चार्ट पर सिंध हुकूमत की नीयत पर बाकायदा शक कर रहे हैं, और जो सईद गनी साहब हैं वो हाफिज़ नईम को बड़ी जली कटी सुना रहे हैं। ज़रा चलाइएगा क्लिप। अरे सुना आपने दोनों रहनुमाओं को, जमात इस्लामी का ये दावा है कि बल्दियाती निज़ाम को सिंध हुकूमत ने यरगमाल बना लिया, इसीलिए जमात इस्लामी मुतालिबा करी कि सिंध के इदारों और इख्तियारात पे कब्जा ख़त्म किया जाए। अच्छा, हाफिज़ नईम रहमान साहब पर ये इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर लगा रहे हैं कि जो सिंध के वसाइल हैं उस पर कुछ लोगों ने बाकायदा कब्जा जमाया हुआ है, और हाफिज़ साहब के इल्ज़ाम को सईद गनी साहब बेबुनियाद करार देकर जमात इस्लामी पर बाकायदा जवाबी वार कर रहे हैं। जवाबी वार में इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि जमात इस्लामी सिंध में लिसानियत को फ़रोग देकर तसादुम की हवा चलाना चाहती है। अब नाज़रीन, ये इल्ज़ामात का सिलसिला सिर्फ सिंध की सियासत तक महदूद नहीं है, बल्कि आप यूँ समझ लें कि ये सिलसिला कराची से खैबर तक फैला हुआ है। वफाक में भी यही तनकीद की जो बहुत ज़ोर से उछल रही है, और यही वजह कि असद उमर साहब के सिंध हुकूमत को निशाना बनाने की तरह हसान खाबर साहब भी नून लीग की नाअहलियों से बाकायदा पर्दे उठा रहे हैं। हसान खाबर साहब को भी ज़रा सुन लेते हैं, उनका क्लिप भी चला दीजिएगा। जी सुना आपने हसान खाबर साहब को, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान ये कहना चाहते हैं कि बुज़दार सरकार नून लीग से बहुत बेहतर रही है, क्योंकि पहले बारिश का पानी सड़कों पर खड़ा रहता था और शहबाज शरीफ साहब बड़े बड़े बूट पहनकर पानी में उतरकर ड्रामेबाजी किया करते थे, जो अब देखने में नहीं आ रही है। अच्छा, हसान खाबर तंजिया ये जुमला भी अदा कर रहे हैं कि अब बड़े बड़े बूट पहनने वाला शख्स कहीं नज़र नहीं आता है, और हसान बिलावल को भी लाहौर घूमने की दावत दे रहे हैं ताकि बिलावल ये देख सकें कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो पंजाब हुकूमत अपने बरवक्त इंतजाम की बदौलत ज़्यादा पानी नहीं आने देती है। अच्छा, हसान खाबर तो नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों का एक तीर से शिकार कर रहे हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब वो सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब पर नज़र जमाए हुए हैं। कैसे, ज़रा देखिए। अच्छा, फवाद क्या कह रहे हैं कि अब शहबाज शरीफ जेल जाने की तैयारी करें और अपनी सीट भी बचाने की बाकायदा फ़िक्र करें, क्योंकि अपने भाई की झूठी ज़मानत देने पर अब वो नाअहल भी हो सकते हैं। अब नाज़रीन, सिंध का बल्दियाती निज़ाम हो, ऑडियो वीडियो लीक का मामला हो या फिर कारकर्दगी परफॉर्मेंस की बात हो, सब जमातें कह रही है कि ये हमारा मसला नहीं है, और रहबरों का यही रवैया सानिया मरी में भी देखने में आया, जो कि अफसोस का मुकाम है ना। अगर रहबरों ने अवामी मसाइल को अपना मसला ही ना समझा तो फिर अवाम रहबर को रहबर नहीं बल्कि रहजन समझेंगे,
और ऐसी सूरत हाल में अवाम ऐसे जो मनफी रवैये हैं इनको मुस्तरद करते हुए एक ही बात कहेंगे कि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पंजाब हुकूमत को सानिया मरी के हवाले से इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी गई है, जिसके मुताबिक मरी और इर्द गिर्द में मौजूद जो सड़कें हैं उनकी गुज़िश्ता दो बरस से जामे मुरम्मत नहीं कराई गई और गढ़ों में पड़ने वाली बर्फ़ सख्त होने के बायस ट्रैफिक की रवानी में रुकावट पैदा हुई। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद तहकीकात के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी भी तश्कील दी है और कमेटी ये तहकीकात करेगी कि ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस समेत मुतालिका महकमों ने महकमा मौसमियात की जानिब से ख़राब मौसम की पेशगोई के बावजूद कोई मुश्तरका एक्शन प्लान बनाया था या फिर नहीं। अच्छा, दूसरी जानिब मरी में फंसे सयाहों ने वहाँ की बदतरीन सूरत हाल बताते हुए कहा है कि मरी के होटल मालिकान ने सयाहों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए हज़ारों रुपए किराया बढ़ा लिया था। इसके अलावा मदद करने के नाम पर भी पैसे मांगे गए थे। क्या के मुताबिक उसकी फैमिली से 70,000 किराया एक रात का मांगा गया और एक और फैमिली ने 50,000 किराए पर एक कमरा लिया। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। मौजूद मेहमान असिस्टेंट कमिश्नर मरी मोहम्मद उमर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए और मरी सानिया के एनी शाहिद शहबाज इकबाल भी हमारे साथ मौजूद है। शहबाज, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कमिश्नर साहब, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सबसे पहले नाजरीन को वहाँ की जो मौजूदा सूरत हाल इसके बारे में ज़रा बताएं कि कितनी गाड़ियाँ अब भी मरी के रास्तों पर मौजूद हैं, टोटल कितनी गाड़ियाँ जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है और सड़कों के जो बर्फ़ से क्लियर करने का काम है वो कहाँ तक पहुँचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये मरी की जो थी तमाम रोड जो है इस वक्त क्लियर हो चुकी है और कोई भी जो है वो ऐसी रोड नहीं है जिसको अभी जो है बाकी साफ करना रह गया हो। इसके अलावा हमने उस दिन 820 व्हीकल थी जिसको हमने रेस्क्यू किया और यहाँ से जो था वो उनको बहिफाजत जो है वो यहाँ से निकाल के उनके घरों की तरफ भेजा। ठीक है। अच्छा, और कौन से इदारे आप लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं इस ऑपरेशन में? देखिए, उस वक्त तो यहाँ सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं, जैसे पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, मैकेनिकल हाईवेज है, आर्मी भर के, तो इस तरह हर एक डिपार्टमेंट ने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो है यहाँ पे काम किया। ठीक है। अच्छा उमर साहब, ये बर्फबारी तो हर साल होती है, तो क्या मरी इंतजामिया के पास ऐसी सूरत हाल से जो सिचुएशन हुई से निपटने के लिए मशीनरी मौजूद है या आप लोगों को दूसरे इदारों की मदद लेना पड़ रही है इस मामले में? मशीनरी यहाँ पे मौजूद है और वो एक्शन मैकेनिकल रिंग हाईवेज का है, उनके पास ही होती है और वो यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं। लेकिन ये जो अभी ब्लिजर्ड हुआ, बेसिकली ये स्टॉर्म था, ये बेसिकली एक तूफान था। अच्छा। ये आम बर्फबारी नहीं थी और ये बिल्कुल जिसको कहते हैं कि जी जो कभी यहाँ पे हिस्ट्री के मुताबिक यहाँ पे ऐसा नहीं चले बाकी। तो अगर इतना ज़्यादा हिस्ट्री के मुताबिक ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, तूफान था, तो उसका तो पहले से पता होता है, वहाँ जाने के लिए रास्ते बंद कर दिए जाते, लोगों को रोक लिया जाता टोल प्लाजा पर, ऐसा क्यों नहीं हुआ? उस दिन हमने 55,000 गाड़ियों को यहाँ से वापस भेजा, उनको एंट्री नहीं होने दिया। अच्छा, रोका क्या उनको यहाँ पे? ठीक है। ये पहले से मौजूद, लेकिन उससे पहले तो हजारों की तादाद में गाड़ियाँ एंटर हो चुकी थी ना मोहम्मद उमर साहब? देखिए, इसके अंदर ये जो थी व्हीकल जो 820 के करीब यहाँ पे रोड पे थी, ये लोग यहाँ से वापस जा रहे थे। स्नोफॉल स्टार्ट हुई, अच्छा, वो देखने के लिए रुके, लेकिन उन्होंने वेट किया कि ये रुके तो हम लोग जाएं, लेकिन वो जो है वो हो नहीं पाया और वो यहाँ स्टक हो गए। अच्छा, आपको नहीं लगता मोहम्मद उमर साहब, अगर ये जो गाड़ियाँ ट्रैफिक में फंस चुकी थी, अगर उस वक्त टोल प्लाजा बंद कर दिया जाता, मजीद गाड़ियाँ ना आती, तो शायद हालात कंट्रोल करना आसान हो जाता? आपके मुताबिक 55,000 गाड़ियों को ऑलरेडी रोका गया था, आप ये कह रहे हैं, और उसके बावजूद ये हालात थे? जी बिल्कुल। ठीक है जी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी शहबाज इकबाल, मरी सानिया के एनी शाहिद है, नाजरीन शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज साहब, ज़रा बताइएगा आप कहाँ पर फंसे थे, आपने कैसे रात गुजारी और आप लोगों ने फिर वहाँ से आप लोग कैसे निकले? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। हम जी फ्राइडे वाले दिन तकरीबन 1 बजे अपने होटल से निकले हैं और घंटे के अंदर हम कश्मीर पॉइंट से थोड़ा सा नीचे पहुंच गए थे। उसके बाद हल्की हल्की स्नोफॉलिंग शुरू हो गई, गाड़ी हमारी ऊपर चढ़ नहीं रही थी चढ़ाई से, तो फिर कोई धक्का लगाता था, कोई कुछ करता था,
फिर मतलब मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप दूसरा चेन लगवा लें, तो हमने चेन लगवा के गाड़ी ऊपर चढ़ाई, कश्मीर पॉइंट पहुंचे। कश्मीर पॉइंट से जो है ना नीचे उतरे ही हैं थोड़ा सा, तो हार्डली जो है ना को 500 मीटर या 250 मीटर का फासला होगा, तो उधर हमारी गाड़ी फंस गई। ठीक है। तो साथ ही हैवी स्नोफॉलिंग हो गई, तो समझे कि हम कश्मीर पॉइंट पे ही फिर अगले मतलब शाम 6 बजे के फंसे हुए, अगले दिन सुबह 6-7 बजे मतलब हम गाड़ियों से बाहर निकले। 8 बजे की कुछ बंदे बाहर से आए हैं, उन्होंने हमारी गाड़ियों के दरवाजे खोले हैं, तो हम बाहर निकले। ऑलमोस्ट कितने घंटे आपको उस तरह रहना पड़ा वहां पे? मतलब अगर देखा जाए तो 1 बजे हम गाड़ी में बैठे हैं होटल से, तो अगले दिन मेरी फैमिली जो है तकरीबन 12 बजे 11 बजे गाड़ी से निकली है। मैं तो रात निकलता रहा हूँ गायब आगे रास्ता देखने के लिए, गाड़ियों को आगे वो लोगों को कन्वेंस करने के लिए कि दरवाजे खुले रखो या हीटर कम चलाओ, कोई ऑक्सीजन को आने दो। मैं तो मतलब वक्फे से निकलता रहा हूँ, लेकिन मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे जो है ना, वो कंटिन्यूस मतलब 24 घंटे गाड़ी में रहे। ठीक है, यकीनी तौर पे बहुत मुश्किल वक्त होगा जिसका आप लोगों को सामना करना पड़ा। अच्छा शहबाज, ये भी बताइएगा कि आप लोगों से जो होटल मालिकान है वहाँ के, या फिर गाड़ी को धक्का लगाने या फिर टायर पर चेन लगाने के क्या ज़्यादा पैसे मांगे गए थे? जी बिल्कुल, जब कश्मीर पॉइंट के ऊपर चढ़ना था, नीचे से ढलान थी, गाड़ी ऊपर चढ़ नहीं रही थी, तो मतलब फिसलन बहुत ज्यादा थी, तो हम गाड़ी को चेन लगवाने में मतलब जरूरी था, तो चेन वाले फिर रहे थे, उनसे बराबर किया, वो मतलब कोई उन्हें 4000 दे रहा था, कोई 5000 दे रहा था, लेकिन वो बाहर नहीं रहे। उनका एक ही मुतालबा था कि 10,000 रुपया दें, 10,000 रुपया दें। मैंने एक बंदे को पकड़ा, मैंने कहा जी मेरे से 10,000 रुपया लें आप। लोगों की जान पे बनी हुई थी वहाँ पे, ये लोग पैसे कमाने बैठे हुए थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये पैसे कमाने बैठे हुए थे। कोई उनके मतलब अंदर खुदा का रस नहीं था, मखलूक खुदा के लिए कोई मतलब नरम गोशा। ये तो नेकी कमाने का एक मौका था। जी बिल्कुल, नहीं रेट्स कम कर देने चाहिए थे। ऊपर मतलब हमने कमिटमेंट कर ली उनसे कि 10,000 रुपया देंगे। चेन लगाई उन्होंने, तो चेन अभी हम उन्होंने हमारी मंजिल तक पहुंचाया नहीं, जहाँ से हमारा सेफ एग्जिट हो जाता है या चेन की जरूरत ना रहती। तो आधे रास्ते में वो कहते हैं कि अब हमने चेन उतारनी है, आपका रास्ता आगे ठीक है, चढ़ाई खत्म हो गई है, आगे सिर्फ रश है, रश खत्म होगा तो ब्लॉक पे जैसे लगती, तो आप आगे चलते जाएंगे। मुझे नजर आ रहा था, मैं आगे देखता हूँ, हम क्योंकि जाते रहते हैं, साल में 1-2 दफा मरी जरूर रहते। मैंने कहा नहीं यार, आगे तो अभी मोड़ आना है, मोड़ से आगे फिर चढ़ाई है, तो आप झूठ बोल रहे हो। मतलब उसने बड़ी बहस की कि नहीं मैं चेन उतार दूं, मुझे आप अपना 10,000 रुपया दें। ये मामला थे जो शर्म का मुकाम है ऐसे लोगों के लिए। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। असिस्टेंट कमिश्नर मरी मोहम्मद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर साहब, आपने सुना ये ऐनी शाहिद हैं शहबाजों के वहाँ के हालात बता रहे हैं, तो ऐसे हालात में तो मतलब इंसानियत का तकाजा, इंसानियत ये कहती है कि आप बल्कि रेट्स कम कर दें या फ्री में कर दें। अगर आप होटल मालिकान हैं तो आप होटल में कमरे फ्री में दे दें। आप समझे कि नेकी कमाने का एक मौका मिल गया कि कोई ऑलरेडी इतनी तकलीफ में, इतनी अजियत में, तो चले हम उनके साथ उनकी अजियत को कम करने के लिए खड़े हो जाएं। लेकिन यहाँ पे डबल ट्रिपल उससे भी ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा इन्होंने रेट्स बढ़ा दिए। तो आप लोग ये होटल मालिकान के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि उन्होंने मुसीबत ज़्यादा लोगों की मजबूरी का बाकायदा फायदा उठाया है, नाजायज किराए मांगे हैं सयाहों से। इतना किराया तो 5 स्टार होटल्स का भी नहीं होता है। इसके अंदर ये है कि हमारी वजह पहले मीटिंग हुई थी और उसमें ये चीज यहाँ पे डिसाइड थी कि अगर कोई इस तरह का वाकया होगा तो उसके अंदर ये तमाम होटल मालिकान उनको तकलीफ कॉस्ट जो है वो यहाँ पे देंगे। जब ये यहाँ पे वाकया हुआ उस वक्त मैं उनके साथ बिल्कुल रास्ते में था और होटल मालिकान की एक एसोसिएशन है, उनके प्रेसिडेंट साहब ने ये कहा कि आप इनको वहाँ पे भेजें, कोई पैसे नहीं लेगा। लेकिन किसी ने अगर ये लिए हैं तो जिसके खिलाफ भी कोई चीज, कोई रसीद, कोई सबूत आ रहा है, उनके खिलाफ हम एक्शन भी कर रहे हैं और आज हमने 3 होटल सील भी किए। ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अब तक ऐसे काफी होटल्स हैं जहाँ पे इस तरह हुआ कि इन्होंने किराए ज्यादा कर दिए, लोगों को परेशान किया, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया। इन्फॉर्मेशन आई थी और हमने उनको सील कर दिया, लेकिन उसके ऊपर अभी फर्दर इन्वेस्टिगेट हो रहा है। 3 होटल्स आप बता रहे हैं जिनको सील किया जा चुका है अब तक शिकायत पर। जी बिल्कुल। मजीद अभी अगर होंगे तो उनको भी सील कर दिया जाएगा।
बिल्कुल ठीक है। एक्शन लेंगे। और अच्छा मोहम्मद उमर इसका साहब, मकसद जी, जी। देखिए वो ये है कि जी, चीजों जी। को स्ट्रीमलाइन किया जाए, और ये जो इनके रेट्स है। हैं वो उनकी जो गिवन इनकी फैसिलिटीज के मुताबिक के यहाँ पे रेट जो है वो बाहर लगे हों, ताकि किसी का कोई यहाँ पे कंपटीशन ना हो। लेकिन इंसानियत तो शायद ये फिर भी ना सीख पाए, जुर्माना हो, इनको सील किया जाए, बंद किया जाए, इंसानियत नहीं सीख पाएंगे ये लोग। अच्छा मोहम्मद उमर साहब, मैं एक और बात ये जानना चाहूंगी, भी रोड्स कब तक क्लियर हो जाएंगी, ये सारी सिचुएशन कैसे क्लियर हो जाएगी, ऑपरेशन के बारे में जरा जो आगे का लाहे सारा प्लीज जरा बता दीजिएगा जी। देखिए मैडम, इसमें जो हमारी मेन रोड और शहर की अंदर की रोड तमाम क्लियर हो चुकी हैं। अब उनकी वाइडनिंग कर रहे हैं, और जो इनके साथ यहाँ पे हमारी बिल्डिंग्स हैं उनको हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बिल्डिंग ठीक है, नुकसान ना हो, किसी की जो रूफ टॉप है उस पर कोई इशू ना हो, और वहाँ पे जो ये स्टॉर्म आया उसकी इफेक्ट्स ना हो। ये एक दफा हमारा तमाम ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट का यहाँ पे डिसाइड करेंगे लाहे मुल्क को ओपनिंग के बारे में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद उमर साहब। शहबाज, मैं लास्ट में आपसे जानना चाहूंगी कि अगर आप यहाँ से कोई पैगाम देना चाहें, जो आपने वहाँ पे देखा, पूरी सूरत हाल आपने देखी, वहाँ के लोगों के रवैये आपने देखे, कोई इस प्लेटफॉर्म से आप बात पहुँचाना चाहें, क्योंकि आप पैनी शाहिद हैं इस पूरे वाक़ये के सामने के जो मरी में हुआ। बिल्कुल, हमने बड़े मुश्किल हालात में वो 24 घंटे गुजारे हैं, तो गवर्नमेंट की मशीनरी उधर मौजूद थी। जो मैंने मतलब उस रात 3 बजे में कश्मीर पॉइंट से आगे एक बोर्ड आता है बैठे थे, मैं और हमारे साथ एक और बंदा था, हम आगे तक गए हैं हालात देखने के लिए। उधर गवर्नमेंट की तरफ से जो एक क्रेन थी वो मौजूद थी, वो क्रेन स्टार्ट भी थी, लेकिन ड्राइवर उसके अंदर मौजूद नहीं था। अगर वो काम करना चाहता, उसके अंदर सरकार से जिम्मेदारी होती, तो वो पीछे काफी रास्ता खाली था जिसको क्लियर कर सकता था, लेकिन वो बंदा ड्राइवर मौजूद नहीं था। हमने आगे पीछे देखा कि ड्राइवर कहाँ है, जिसको कहें यार पीछे से रास्ता साफ करो, हम आगे हैं, लेकिन मतलब क्रेन भी स्टार्ट थी, क्रेन मौजूद भी थी, लेकिन ड्राइवर अंदर मौजूद था। और वही ड्राइवर वही क्रेन 24 घंटे के बाद आगे आई है और उसने रास्ते साफ किए हैं और हम नीचे उतरे। ठीक है, ठीक है जी। शहबाज इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। असिस्टेंट कमिश्नर मरी मोहम्मद उमर साहब हमारे साथ मौजूद है, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपकी इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। सानिया मरी की गूंज आज कौमी असम्बली में भी सुनी गई, जहां अपोजिशन जमातों ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब ने सानिया मरी पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया, और बिलावल साहब ने कहा कि जब लाखों लोग मरी पहुंचे तो वजीर साहब ने वेलकम किया और ये कहा कि जी मईशत बेहतर हो गई है। और दूसरे दिन उसी वजीर साहब ने कहा कि इतने लोगों को मरी नहीं जाना चाहिए था। हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए उनका मजीद कहना था कि नए पाकिस्तान में सिर्फ आवाम का खून सस्ता हुआ है, बाकी हर चीज़ महंगी है। अच्छा, दूसरी जानिब मिनी बजट की कौमी असम्बली से मंजूरी रोकने के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन का अहम इजलास शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ। अब देखना होगा कि मुत्तहिदा अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगी, क्या हिकमत अमली अपनाएगी। और दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने सिंध हुकूमत की धरना मौखर करने की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी है। बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने में पीपल्स पार्टी का वफ्द मुज़ाकरात के लिए पहुंचा, जिसके बाद सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि मुज़ाकराती कानून में तरमीम और तब्दीली के हवाले से मुश्तरका कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी आजिज़ धामरा साहब। धामरा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। धामरा साहब, वफाकी वज़रा एक बार फिर से ये सवाल उठा रहे हैं कि जी अपोजिशन हर सानहे पर सियासत शुरू कर देती है। क्या कहेंगे आप बिलावल जरदारी साहब ने सानिया मरी पर जुडिशल इंक्वायरी का जो मुतालबा कर दिया उस पर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, एक तरफ आप ख़ुद भी ये कह रही हैं कि सानिया मरी, और जब सानिया मरी की बात आती है, लफ्ज़ सानिया के आता है, तो वफाकी हुकूमत के जो सियासी मस्करों के बयानात आपने जिक्र किया है, इसमें एक वज़ीर ने कहा कि 1 लाख गाड़ी गई है, ये उनकी इकोनॉमी जो है वो बड़ी बूस्ट हुई है। और उसके बाद एक 5 जनवरी को ये भी कहा जा रहा था कि एक अलर्ट जारी हुआ था कि इस तरह का तूफ़ान आना है। उसके बाद मरी की जो कैपेसिटी है वहाँ पे, उसमें अगर 1 लाख बात सही मान भी दी जाए उनकी, तो इंतजामात कहाँ थे? अभी डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया है उसको ना। आपने बड़े दावे किए थे कि मादी की हुकूमतों ने कोई ध्यान नहीं दिया आवाम के इन जो मकामात हैं जहाँ पर लोग ज़्यादा जाते हैं, तो आपने आके जो वहाँ पर काम करना था, आपने अपनी नाकामी शो की है।
और कल एक वजीर साहब ने फिर कहा कि वो जब गवर्नर हाउस में रात स्टे करने गए थे कि 10 फुट बर्फ के इसमें अंदर चले गए, उनकी पूरी टांग अंदर चली गई। 10 फुट तो बर्फ पड़ी भी नहीं है। तो मतलब अवाम कहाँ जाए, किसकी बात को सही माना जाए? अभी तक हुकूमत ने ये जस्टिफिकेशन नहीं दी कि वहाँ पर जो होटलिंग की एक माफिया है, जहाँ पर 40-40, 50-50 हज़ार रुपये मांगे गए, लोगों ने अपने ATM कार्ड दिए, लोगों ने अपने गाड़ियों के कागजात दिए, लोगों ने अपना सोना दिया। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर एक इंक्वायरी की बहुत सख्त ज़रूरत है। ये तो मेरे ख्याल में अगर मरी सिंध सूबे के अंदर होता तो अब तक ये जुडिशियल इंक्वायरी वफाकी हुकूमत की भी ये डिमांड हो चुकी होती और सो मोटो एक्शन भी हो चुके होते। तो अभी ये डिमांड मेरे ख्याल में न सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की है, ये बल्कि पूरी कौम की है, आपकी भी होनी चाहिए, मेरी भी है, और तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप बल्कि पूरे अवाम के का ये मुतालबा है कि जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। ठीक है, सही सही। अच्छा धामरा साहब, हुकूमत का दावा ये भी कि जी मिनी बजट हर हाल में कौमी असम्बली से मंजूर करवा लिया जाएगा, और अपोजिशन पहले भी मुश्तरका इजलास में हुकूमत को कानून साजी करने से नहीं रोक पाई है। तो क्या इसकी वजह PDM और पीपल्स पार्टी के जो इख्तलाफात हैं वो हैं, या फिर कुछ और वजह है इसकी? देखें, जो नंबर्स हैं उसमें हुकूमत की जो इत्तेहादी पार्टियां हैं, अगर वो उनका साथ देंगी इस घुनावने अमल में, अवाम दुश्मन मिनी बजट में अगर इत्तेहादी पार्टियां अपनी वजारतों की तब्दीली के लिए इख्तलाफ रखते हैं, नाराज़ भी हो जाते हैं, फिर ये मानते भी हैं बातें, तो ये तो उनकी मर्जी है कि वो हुकूमत को वोट दें और सादी अक्सरियत से ये बजट पास भी करवा लें। मगर जो अपोजिशन का रोल है वो भरपूर तरीके से हम मना रहे हैं। पीपल्स पार्टी के 3 रोज़ा जो इजलास थे जिसमें मैं भी शरीक रहा हूँ, और आज हमारा प्रोटेस्ट ऐवान के अंदर और बाहर भी है। उसके बाद 27 तारीख को इसी अवाम दुश्मन जो पॉलिसियां हैं हुकूमत की, वहाँ से मज़ार कायद से, कराची से हम निकलेंगे और हम अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे जो एज अपोजिशन हमें करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब ने आज ऐलान ये किया है कि जी अप्रैल में होने वाले जो इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए होंगे। तो आप लोगों की मुखालफत के बावजूद EVM का इस्तेमाल अब होने जा रहा है, तो अब आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, इशू ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत सिर्फ हम कर रहे हैं जो हुकूमत के मुखालिफ है, मगर वो एजेंसी जो ये इलेक्शन करवाएगी, जो मैनेज करेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इलेक्शन करवाना मौजूदा PTI का काम है। अभी तो जस्टिफिकेशन इस तरह दी जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लाने के लिए इतनी जल्दबाजी से काम लिया जा रहा है जैसे ये इलेक्शन करवाने ही PTI को है, या किसी PTI का कोई लीडर इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ अंजाम देगा कि ये जो पोर्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के चलाने वाला ये शहबाज गिल करेंगे, या फवाद चौधरी करेंगे, या शिबली फराज करेंगे। जिस एजेंसी को करना है वो है इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शुरू से लेके एतराज़ात किए हैं, कानून पास होने के बावजूद ये एतराज़ किए हैं। मेन पावर है, उनको चलाने की कैपेसिटी है, टेक्निकल बुनियादों पर इसको चलाने के मामलात हैं। तो ये सारे इशू जो हैं, पहले तो हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ज़रा मुतमिन तो करे ना कि जिसको ये इलेक्शन कराने हैं वो एतराज़ात कर रहे हैं, तो किस तरह ये इलेक्शन होंगे। और ये इलेक्शन यहाँ पर सिंध में तो बड़ी PTI एहतजाज करती है जो असेंबली ने कानून मंजूर करवाया है, मगर वहां पर तो ये आर्डिनेंस के थ्रू ये इलेक्शन करवा रहे हैं लोकल बॉडी के। पंजाब में भी आर्डिनेंस है। तो ये आर्डिनेंस पार्टी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे इस तरह डिपेंड करती है जिस तरह अंडे देने वाली मशीन पे कोई डिपेंड करे कि मुझे तेजी के साथ अंडे निकालने हैं किसी मशीन से। तो ये वोटों की ये उम्मीद लगा के बैठे हैं, क्योंकि ये अब अवाम का ना सामना कर सकते हैं, ना वहां जा सकते हैं, ना अवाम के दरमियान खड़े होकर अपनी इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं। अच्छा धामरा साहब, जमात इस्लामी ने साफ अल्फाज में कह दिया कि जी हमने पीपल्स पार्टी को तजावीज़ पेश कर दी हैं और जब तक अमली तौर पर कोई कदम नज़र नहीं आएगा हमारा धरना, वो कहते हैं, जारी रहेगा। तो जमात इस्लामी के साथ साथ आप लोग क्या तमाम अपोजिशन की जो तजावीज़ हैं उन पर गौर करेंगे, या बल्दियाती निज़ाम के मामले पर ये जो महाजराई चल रही है ये ऐसी चलती रहेगी? देखिए, जमात इस्लामी के साथ हमारी बातचीत चली है। जमात इस्लामी के साथ साथ तमाम अपोजिशन की जमातों से हमारी बातचीत चली थी। इनिशिएटिव लेवल पे हमने उनसे सजेशंस मांगी थी, और पीपल्स पार्टी को कराची के अंदर तो DMC का जो कानून था वो हमें सूट करता था। हमारी पार्टी के अंदर ये डिबेट थी कि हम DMCs के थ्रू भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, मगर जो MQM की डिमांड थी कि जी टाउन सिस्टम किया जाए, और मादी में भी इन्होंने टाउन सिस्टम के तहत इलेक्शन लड़ी है ना, ये पहली मरतबा तो नहीं हो रहा है। तो अब
MQM की मुखालफत या दूसरी पार्टियों की मुखालफत समझने से कासर हैं कि हुकूमत जब ये टेबल करके कह रही थी कि इस कानून को हम टेबल करते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं, तो जब डिस्कशन की बारी आई तो आपने वॉकआउट कर दिया। उसके बाद जब ये कानून पास होना था और 2 ऐसे MPA थे जिन्होंने अपने एतराज़ात अमेंडमेंट जो है वो सिंध असेंबली में दी थी, और जब अमेंडमेंट लेने की बारी आई सिंध गवर्नमेंट ने ये इनकार नहीं किया, बिलडोज नहीं किया। जब अमेंडमेंट की बात आई तो वो MPA अपोजिशन से ताल्लुक रखते थे और बाइकआउट करके चले गए। अच्छा, ये बिल जब फर्स्ट टाइम पास होकर गवर्नर के पास गया, उन्होंने कहा कि जी ये जो मेन एतराज़ है आपका कि ये बाहर का बंदा, मतलब जो अदर पर्सन है वो मेयर नहीं हो सकता, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि जी ये सीक्रेट बेल्ट वाली कहानी खत्म कीजिए। हमने कहा ठीक है। वो बातें हमने गवर्नर की जो एतराज़ात थे वो मानी थी हमने, जाहिर है वो तमाम अपोजिशन के एतराज़ात थे। उसके बाद जो मेन हमें बात समझ में नहीं आती कि हम किस तरह इनको कायल करें, क्योंकि इनको सिर्फ सियासत करनी है, ये बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। मिसाल के तौर पर ये माजी में मेयर इनके कहते रहे कि जी जो सूबाई महकमे हैं जो डायरेक्ट ताल्लुक रखते हैं गली मोहल्ले से, गटर नाली से, सफाई सुथराई से, वो तो हमारे उसमें कोई अंडर आते नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, वो सूबाई महकमे हैं। मिसाल के तौर पर वाटर बोर्ड, अब उसका वाइस चेयरमैन मेयर होगा, उसमें मिनिस्टर भी बैठे होंगे, और उसी मीटिंग में जब कोई डिसीजन लेना होता वही डिसीजन हो जाएगा। मतलब मेयर का रोल रखा गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो सफाई सुथराई का एक अमल है, उसमें हमने डिवीजन वाइज इस बिल में असेंबली ने ये पास किया है कि अब सिंध में 6 मेयर आएंगे ना, वो जिस पार्टी के भी आए। अभी तो अवाम के पास है वो इख्तियार को किसको इस कुश्ती पे बिठाते हैं, मगर जो भी आए, कल अगर कराची का मेयर MQM का आता है तो भी वो एंजॉय करेगा ये पावर। अगर हैदराबाद का मेयर MQM का आता है हमें कोई एतराज नहीं होगा। तो 6 मेयर इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के फैसले अपने डिवीजन लेवल पे करेंगे। ये कहते हैं कि जी फाइनेंशियल आर्टिकल 140A का बड़ा चर्चा करते हैं, तो भाई आर्टिकल 150A जो है वो लोकल बॉडी के हवाले से जरूर है, मगर उसमें मेन आर्टिकल ये कहता है कि आपको फाइनेंशियली इख्तियारात लोकल बॉडी को देने हैं और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है वो उनको देते हैं। अब मिसाल के तौर पर फाइनेंशियली यह है कि एक सूबाई महकमा है एक्साइज एंड टैक्सेशन, वो जो प्रॉपर्टी टैक्स है इस कानून के तहत पहली मर्तबा कोई भी सूबा, अभी भी मैं कह रहा हूं कोई भी सूबा पहली मर्तबा लोकल बॉडी को दे रहा है। टाउन चेयरमैन ये टैक्स कलेक्ट करेंगे और अपनी टाउन में खर्च करेंगे। तो फाइनेंशियली अच्छा, माजी में भी ओजेटी फंड आपको प्रॉपर मिलता रहा। उसके बाद पर यूसी पूरे सूबे में 5 लाख रुपए हमने कभी बंद नहीं किए, वो आपको दिए, यही फाइनेंशियल पावर है। उसके बाद आप ट्रांसफर और पोस्टिंग खुद करते हैं। अब ये कराची हैदराबाद के अंदर ये भी शिकायत आम है कि जो ग्रेड 1 का बंदा है वो 17 ग्रेड पे काम कर रहा है, 4 ग्रेड वाले बंदे को प्रमोट करके 19 ग्रेड पे रख दिया। तो ये फैसले तो ऑलरेडी आप कर रहे थे, तो ये 140 का तमाशा कैसे कर रहे हैं? जहां तक और ज्यादा आपको फाइनेंशियल पावर चाहिए तो आए मिल बैठ के, फेडरल गवर्नमेंट से आइन तो ये भी कहता है ना, आपका 160 जो है वो 3 ये कहता है कि NFC आपको देना चाहिए सूबों को। कितने अरसे से NFC नहीं देते? आप सूबे को NFC नहीं देंगे, मगर सूबे से आप ये मुतालबा करेंगे कि आर्टिकल 140A पे अमल करें। तो ये मुतालबा बाकी सूबों से क्यों नहीं होता, सिर्फ सिंध पे क्यों होता है? क्या NFC सिर्फ सिंध के लिए है? क्या आइन सिर्फ सिंध के लिए बना है? जी धामरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।